Today I received a couple of requests to talk about the current exam scenario. ये फिलहाल जो एग्ज़ाम्स का पोस्टपोनमेंट हो गया है and many of you are probably a bit stressed out because of this, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स का पोस्टपोनमेंट है it's clearly having an effect. The stress levels have gone through the roof and आप सब शायद बहुत थक गए हो. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2, 3, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं. कई बच्चों ने क्लास 9 से शुरू किया हुआ है प्रिपेयर करना. क्लास 9 और 10 से प्रिपरेशन जिनके बच्चों की चल रही है, तो अब काफ़ी थक चुके हैं और अभी स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है. बहुत सारे केसेस में तो बोर्ड एग्ज़ाम भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं एंड यू गाइस आर फीलिंग रियली टायर्ड. बहुत थकावट महसूस हो रही है, बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है बच्चों को और एग्ज़ाम पोस्टपोन और हो गए हैं. अब जेई मेंस जुलाई एंड, जेई एडवांस्ड इन अगस्त, सिमिलर स्टफ विद नीट एज वेल. सो ये बहुत डिले हो गए हैं एग्ज़ाम्स एंड as they say in English, shit has hit the ceiling fan kind of thing has happened. So इसमें क्या होता है, it's very easy to get really stressed out and get very confused also. I will try to explain why that happens. Now because ये टाइम स्पैन आगे एक्सटेंड हो गया है, ये प्रोसेस लंबा चला गया है. अभी यू वर थिंकिंग कि हाँ इस टाइम तक हमारी प्रिपरेशन अब पूरी हो गई है और अब हम एग्ज़ाम दे के और फिर रिलैक्स कर पाएंगे, लेकिन वो रिलैक्स करने वाला टाइम ही नहीं आ रहा है. प्रिपरेशन आगे खींचती जा रही है, एग्ज़ाम आगे खींचता चला जा रहा है. तो ये बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है. And I will tell you how some of you are perhaps adding to your own stress. आप लोग में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना ये स्ट्रेस जो है खुद बढ़ा भी रहे हैं. एंड दुनिया की रीत भी ऐसी है कि स्ट्रेस बढ़ता है बिकॉज सब लोग पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम कोचिंग क्लासेस, एवरीवन इज सेइंग प्रिपरेशन करते रहो, रिविजन करते रहो, टेस्ट देते रहो. ये सब all that is good advice. I'm not saying that's bad advice, but because inputs are coming in from all directions and those are the last things sometimes you want to hear because आपको पता है ये सब करना है. So why people are bombarding you with that information, but then these are people who care for you and therefore they are advising you. Okay, so relax, be calm. Most important thing is you realize that there are things that are in your control and there are things that are not in your control. If you read Dr. Stephen Covey's book, The 7 Habits of Highly Effective People. डॉक्टर स्टीफन कॉवी की जो किताब थी 7 Habits of Highly Effective People, मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक रिकमेंडेड रीडिंग ये रहती है. तो उसमें इन्होंने he's borrowed very heavily from ancient Indian wisdom and he talks about circle of concern and circle of influence. मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट क्या रहता है. देखिए, देर आर थिंग्स दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट. ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कंसर्न्ड होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ दोज थिंग्स दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट. दे लाई इनसाइड दिस circle which we call our circle of
concern, these are things we are concerned about. इन चीज़ों के बारे में हम चिंता कर रहे हैं. For all of you right now, what are the things on your circle of concern? The things on your circle of concern are exam कब होगा, कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, कोरोना वायरस का ये सिलसिला रुकेगा कि नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू होने वाला, चाइना और यूएस वाले रोज़ झगड़े की बातें कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हो जाएगी. दीज आर थिंग्स दैट लाई विद इन आवर सर्कल ऑफ कंसर्न. दीज आर थिंग्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट. इन चीज़ों की हमें चिंता है. ओके, देन देयर इज अनदर सर्कल which is usually smaller, and it is smaller for almost all of us unless we are Mahatma Gandhi or something. इसके अंदर एक छोटा सर्कल होता है जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. एक छोटा सर्कल इसके अंदर रहता है जिसको हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं. These are things that we can influence. ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमारा कुछ जिसको हिंदी में कहते हैं ना, हमारा बस चलता है. तो ये वो वाली चीज़ें हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर. तो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, हम जैसे आम इंसानों का जो होता है, ये सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर एक छोटा सर्कल होता है, यूजुअली मच स्मॉलर. तो ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें क्या क्या आता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या क्या कर सकते हो, आपकी एबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या है, आप कौन सी किताबें आपके पास अवेलेबल हैं. इस टाइम पे आप अगर किताब खरीदना चाहें फॉर एग्जांपल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, वैसे लास्ट स्टेज पे नई किताबें नहीं पढ़नी चाहिए. तो इस स्टेज पर आपको क्या कुछ करना चाहिए, वो इस करना है, कर सकते हैं, वो इसके अंदर होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर. यूजुअली ज़्यादातर लोगों का जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये सर्कल ऑफ कंसर्न के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है. अब गलती ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो ये है कि जो बड़ा वाला सर्कल ऑफ कंसर्न है, इस पे अपना फोकस बढ़ा लेते हैं. उससे क्या होता है कि सर्कल ऑफ कंसर्न तो बड़ा होता जाता है, पर क्योंकि फोकस हम यहाँ कर रहे होते हैं उन चीज़ों पर जो हमारे इन्फ्लुएंस के बाहर हैं, तो सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा होता जाता है, और अंदर जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वहाँ हमारा फोकस ही नहीं है, वो उल्टे छोटा हो जाता है, सिकुड़ता चला जाता है. तो बिकॉज फोकस सारा यहाँ है, तो आप चिंताओं में परेशान हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है आपका. तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप वहाँ पर फोकस्ड ही नहीं है, वो तो और छोटा हो जाता है. आप जो कर सकते थे वो भी नहीं कर रहे हैं, तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो छोटा होता चला जाता है, और इवेंचुअली दैट लीड्स टू फेलियर. इससे फेलियर पे हम पहुँचते हैं. Now, how to prevent this from happening? उल्टा कीजिए. Focus on the circle of influence. आप वहाँ फोकस करें जहाँ आपका इन्फ्लुएंस है, जो आप कर सकते हैं, जहाँ तक आपका बस चलता है, वहाँ फोकस करिए. तो फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. तो अब ये जो आने वाले 1-1.5-2 महीने हैं, इसमें आपको क्या करना है कि आप अपना फोकस जो यहाँ पर होना चाहिए उसको लूज ना करें. आपको क्या कुछ करना है. लेट मी गिव यू अ स्मॉल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग. नंबर 1 थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज रिवाइज. आप अपने क्लास नोट्स को जितना ज़्यादा रिवाइज कर सको उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. सो रिवाइज योर क्लास नोट्स द मैक्सिमम दैट यू कैन डू. That should be your number 1 priority. With our classroom students, हम often हम ये एडवाइस करते हैं कि हर चैप्टर की एक शीट बना लो जिसमें समरी फॉर्म में सारे नोट्स रहें, सारे फॉर्मूला, डेफिनेशन इन ए समरी फॉर्म एक ही शीट में आ जाए.
तो वो शीट्स अगर आपने बना रखी हैं तो वहाँ से रिवाइज करो, नहीं तो अपने जो रेगुलर आपके क्लास नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो. Those are things that you can and should do. You should be in fact revising so often, so frequently. आप इतना फ्रीक्वेंटली रिवाइज करें कि हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए. आप लोग रिवीजन करें अपने क्लास नोट्स की. जो आपने सीख लिया है पिछले 2 साल में उस पे फोकस करें, ना कि अब ये कोशिश करें कि कुछ नया सीखा जाए. नया सीखने के लिए ये समय फिर भी नहीं है, चाहे आपके पास 1 या 2 महीने हैं, फिर भी नया सीखने की कोशिश मत कीजिए. जो आप सीख चुके हैं उसको फर्म अप कीजिए, उसको अपने फिंगर टिप्स पर लेके आइए. तो जो आपने पिछले 2 साल में पढ़ा, आपके क्लास नोट्स हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो, इतने अच्छे से कि क्लास नोट्स का एक एक पन्ने पे एक एक शब्द जो लिखा है वो आपके दिमाग में वैसे ही फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह छपा रहे, ताकि एग्जाम के वक्त जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो वो आपके फिंगर टिप्स पे एकदम अवेलेबल हो, आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए. तो ये एक काम आप करें. यू कैन स्पेंड एनी नंबर ऑफ आवर्स ए डे डूइंग दिस, 4, 5, 6, whatever. In addition to that, maybe you can take 1 or 2 tests, not 1 or 2. You can take maybe 1 test a day, but that should be the maximum number of tests you take. ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेस्ट डेली आप दो. 1 से ज़्यादा टेस्ट देना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, फिर आपको रिवीजन वाला काम नहीं कर पाओगे. So you appear in 1 test a day. आजकल I'm sure all coaching classes जो भी आपने ज्वाइन किए हुए हैं, they are offering some kind of test series etc. तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और इन टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट आप दें. अब क्या होता है कि बिकॉज स्पेशली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग क्लासेस वाले कई टेस्ट सीरीज भी ऑफर कर रहे होते हैं कि किस टाइप की टेस्ट सीरीज है, कुछ टाइप. तो कई बार बच्चे 2-2 टेस्ट, 3-3 टेस्ट भी दिन में देने लगते हैं. ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है. एक टेस्ट आप दें ज़्यादा से ज़्यादा. आई वुड से मे बी इवन 1 in 2 days perhaps is a good idea. So 1 test in 2 days or 3 days. But tests के साथ एक बात का ध्यान रखो कि एक कॉमन मिस्टेक बच्चे टेस्ट्स के केस में करते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जब इन टेस्ट में, अब क्योंकि लास्ट स्टेज है, फाइनल लैप है, तो आपको तेज़ दौड़ने के लिए इनकरेज किया जा रहा है. तो जो आपके टेस्ट पेपर्स आएंगे उनमें हर टेस्ट पेपर में 1, 2, 3 हर सब्जेक्ट के अंदर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा है. दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. And then it is easily possible that 2 things happen. One, you lose confidence because of those 3 questions. Even though 45 क्वेश्चन का, फॉर इंस्टेंस नीट का पेपर होता है, उसमें 45 क्वेश्चन होता है, 45 क्वेश्चन, और 3 आपको समझ नहीं आए, आपको लगा कि ये तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं. दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल. क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाएं कि आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं है. या हो सकता है पेपर बनाने वाले ने सिलेबस के एकदम बॉर्डर लाइन पे जो चीज़ें होती हैं या थोड़ा सा उससे बाहर जाके भी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हों. तो उन क्वेश्चंस को देख के इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करें. ये तो बिल्कुल करना नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो बहुत एक्सेप्शनल बच्चे हैं. नाउ ऑल आवर कोचिंग सिस्टम, वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी ऑल इंडिया रैंक 1 and 2 and 3 and 4. सो तो सिलेबस के बॉर्डर लाइन से बाहर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करें बच्चे, ये इच्छा होती है कोचिंग क्लासेस में हमारी, जो कि अच्छा भी है. कुछ जो बहुत एक्सेप्शनल बच्चे हैं वो किताबों से वो चीज़ें पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, और फिर वो जाके, क्योंकि उनका रेंज सब्जेक्ट का बहुत बढ़ जाता है, दे आर एबल टू टॉप द एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल दैट. तो ये इट वर्क्स ऑल्सो, बट देन फॉर सम
दे लूज कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दिस के हमने अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम. बट लेट मी टेल यू, जो आपने क्लास 9, 10, 11, 12 में ये फिजिक्स में, लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स, आई नो फिजिक्स, तो जो आपने ये फिजिक्स में पढ़ा है, अगर फिजिक्स में आपने ये x अमाउंट पढ़ा है, तो एक्चुअल फिजिक्स तो x इंटू 10 टू द पावर इंफिनिटी है. एक्चुअल फिजिक्स जो आपने x पढ़ा है वो उससे x इंटू 10 टू द पावर इंफिनिटी है. तो वो सागर की एक बूंद है जो आपने गैदर की है पिछले 2 साल में. फिजिक्स इसके बाहर इनफाइनाइट है, तो कितना आप पढ़ लोगे? आई स्टिल सजेस्ट फॉर अ वेरी वेरी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, 99.99999% स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल सजेशन है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव लर्नड. आप अपने क्लास नोट्स को अच्छे से रिव्यू करो एंड फोकस ऑन दोज बेसिक्स. डू नॉट ट्राई टू गो बियॉन्ड द करिकुलम. उसके आगे जाने से बहुत फ़ायदा नहीं होता है. हाँ, जो 2-3 क्वेश्चन आपने देखे उनके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, इट्स ऑल राइट. बट the moment you start going out of the syllabus, you're jumping into a sea of infinity. वो आप कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन से आप अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाएंगे, परेशान होंगे, कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. नॉट अ गुड डायरेक्शन टू गो इन. सो फोकस ऑन योर बेसिक्स. Maybe a little bit of exploration outside the syllabus based on whatever questions you're being given. क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो भी समझदार लोग हैं, उन्होंने कुछ पूछा है तो शायद वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें. तो अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं भी कर पाते वो कोई बहुत रेलेवेंट चीज़ नहीं है. एक्चुअल एग्जाम में अगर 45 क्वेश्चंस हैं तो शायद एक ऐसा आ जाए, शायद. एम्स वगैरह के एग्ज़ाम में ऐसा बहुत होता था, लेकिन अब वो एम्स एग्ज़ाम है नहीं, आपका नीट है, जेई मेंस है, जेई एडवांस्ड है. तो इनमें जेई एडवांस तो सबसे ही बढ़िया एग्जाम है, उसमें तो बेसिक ही आएगा, उसमें तो कुछ फालतू आता ही नहीं है. जेई एडवांस्ड एग्जाम सबसे आसान होता है, उसमें बिल्कुल सिलेबस में स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होती है. तो सिलेबस के बाहर या बेसिक फंडामेंटल चीज़ों से बाहर कोर जो सब्जेक्ट होता है उसके बाहर से कुछ आता ही नहीं जेई एडवांस में. नीट, जेई में स्लाइट बिट दे कैन गो आउटसाइड द करिकुलम, बट एक आध सवाल आता है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप 44 क्वेश्चन अच्छे से करके आ जाओ, बहुत होता है. तो आपके 180 में से 176 नंबर आ जाएं तो काफ़ी है. सो एंड इफ दैट वन क्वेश्चन यू आर लकी, आपने वो चीज़ देख रखी है, तो आप वो भी ला सकते हैं, मे बी 180 ला सकते हैं. इट्स क्वाइट ईजी टू गेट 180 out of 180 in NEET. Same in JEE mains also, you can easily score full marks. It's a fairly simple exam. तो आप अपने बेसिक्स पे फोकस करते रहो. Don't try to go beyond the syllabus, because when you are trying to go beyond the syllabus, आप यहाँ पे फोकस्ड हैं. जब तक आप यहाँ फोकस्ड हैं ना, ये आपके लिए फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें लेके आता है. यहाँ फोकस रहते हैं, दिस ब्रिंग्स हैप्पीनेस. एंड जब आप इधर फोकस होते हैं, आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपका जो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है ये बड़ा होता चला जाता है. सो एज दिस थिंग ग्रोज, सो डू योर मार्क्स इन द एग्जाम्स, एंड so does your confidence. Everything happens, but you have to remain focused here. So focus on the core, focus on the basics, focus on the fundamentals, keep revising what you have already learned, because generally आप लोगों ने पिछले 2-3 साल में जो पढ़ा है, सीखा है, आपको एक्सपीरियंस अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया है, उस पर फेथ रखो. ओके, उस पर फोकस बना के रखो. So that is my advice to all students who are appearing in the JEE, in the NEET, all these exams.